बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी यास्मा सजाद अगेन। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। होपफुली कि इस माह मुबारक के सदक़े ही हम सब उम्मत मुसलिमा से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बल्कि सारी दुनिया से इस कोरोना के अज़ाब को हटा लें। और मेरी दुआ है कि हम सब इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें समेट सकें और अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन जी। चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और पिछले 6 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जी। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स क्या होती हैं, ठीक है जी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस हम पढ़ेंगे जी। हमने शेयर्स पढ़ लिए, शेयर्स की पार पे इशुएंस पढ़ ली, प्रीमियम पे पढ़ ली, डिस्काउंट पे पढ़ ली, ठीक है जी। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख लिए। अब हमने डिस्कस करना है जी कि व्हाट आर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसकी इशुएंस की एंट्रीज़ क्या होंगी और रिडम्पशन यानी वापसी जब हमने अपने डिबेंचर्स लेने हैं तो वो क्या एंट्रीज़ करनी है जी, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिबेंचर होते क्या हैं। हमने पढ़ा था जी लास्ट टाइम, या जब हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि कंपनी के 3 सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, यानी कैपिटल इकट्ठा करने के 3 तरीके होते हैं जी। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा था डिबेंचर्स और लास्ट वन पे था उसके रिजर्व्स थे या कैपिटल रिजर्व्स थे, जो भी वर्ड वहाँ पे हमने पढ़े थे, ठीक है जी। हमने शेयर्स पढ़ लिया कि शेयर क्या होते हैं जी। हमने डिबेंचर्स और शेयर्स का माइनर डिफरेंस तब ये पढ़ा था जी कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर्स आपकी कंपनी की लाइबिलिटी होते हैं। क्यों होते हैं जी लाइबिलिटी? हमने कहा अगर कंपनी ने फर्स्ट टाइम यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की है और अभी स्टार्ट हुई है तो वो शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल रेज करेगी। फॉर द टाइमिंग अगर वो अपना पेड अप कैपिटल या जितना सब्सक्राइब कैपिटल की उसको इजाज़त मिली थी वो सारे इकट्ठा कर चुकी है, तो अगर उसके बाद उसको मज़ीद पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अब आप कहते हैं जी कंपनी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अपने रिजर्व्स को यूज़ कर ले या फिर किसी से लोन ले ले। लोन लेने के लिए भी आगे फर्दर 2 ऑप्शंस हैं जी, या तो वो बैंक से लोन ले ले या फिर जनरल पब्लिक से ही लोन ले ले। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए जी कि बैंक से लोन लेने के बारे में तो आपने सुना हुआ है, जनरल पब्लिक से लोन कैसे लेते हैं? तो जनरल पब्लिक से लोन लेने का मतलब यही है जी कि आपकी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। अब डिबेंचर होता क्या है जी, आप पे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदे होंगे प्राइस बॉन्ड्स। प्राइस बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ डिबेंचर, या कह लें जी डिबेंचर ही की तरह का होता है आपका प्राइस बॉन्ड, या प्राइस बॉन्ड की ही तरह का आपका डिबेंचर होता है। मीन्स इन दोनों के फंक्शंस सेम हो सकते हैं। प्राइस बॉन्ड में आप क्या करते हैं जी, प्राइस बॉन्ड ख़रीद के वो 10 रुपये का हो, 20 रुपये का, 100 नॉर्मली वो होते हैं जी 100 रुपये के, 250 के, 200 के, 500 के, या जो भी उनकी क्वांटिटी होती है या कह लें जी अमाउंट होती है, सॉरी। आप क्या करते हैं जी वो अमाउंट दे के तो प्राइस बॉन्ड ख़रीद लेते हैं। अब वो प्राइस बॉन्ड का फ़ायदा किसे होता है जी? इनाम तो किसी एक का लगना होता है, लेकिन आपकी अगर गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है तो वो क्या होगा जी, उसके 2 मेजर पर्पसेस होंगे। एक तो लोन के पर्पज़ से चला गया, दूसरा उसका पर्पज़ ये होता है जी अगर जनरल पब्लिक के पास आवाम के पास पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा है तो बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स इशू कर दें, ताकि आपकी जनरल पब्लिक के पास जितना एक्सेस पैसा है वो सारे का सारा स्टेट बैंक के पास वापस आ जाए और आपकी कंट्री में या आपकी जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो डिबेंचर कोई भी कंपनी तब इशू करती है जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए हो। अब एक शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जी, 1 साल का कर्जा, 2 साल का कर्जा, 3 साल का कर्जा, बैंक मैक्सिमम 5 साल 10 साल तक का कर्जा दे सकता है। अब वो कहते हैं जी जो डिबेंचर्स होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म, आपका जो कर्जा होता है ये लॉन्ग टर्म लोन के तौर पे इन्हें लिया जाता है। कहते हैं जी आप एक पीस ऑफ पेपर इशू करें और उसके बदले में कहें जी 20 साल बाद आपसे ये डिबेंचर वापस लेंगे, तब तक आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ 20 साल के बाद जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो भी आपको वापस मिलेगी। तो देने वाले के लिए भी 2 फ़ायदे हैं जी, वो 20 साल तक इस पर इंटरेस्ट भी लेता रहेगा, और मेक श्योर एक बात याद रखिएगा जी, आपके डिबेंचर होल्डर्स को लाजमी इंटरेस्ट मिलेगा। पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जी डिविडेंड में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी
कि जी कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, लेकिन यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना ही मिलना था। डिबेंचर के केस में याद रखें जी, शेयर्स किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं होता या रिजर्व नहीं होता तो उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपने इंटरेस्ट पे करते रहना है, अदरवाइज वो कभी ना कभी यानी नेक्स्ट टाइम आपको वो लोन नहीं देंगे। ओके जी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है जी, डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अ डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड और अ लॉन्ग टर्म लोन विच इज इशूड बाय द कंपनी। उसने वही कह दिया, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। कौन सा सोर्स? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अ डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड और लॉन्ग टर्म लोन विच इज़ इशूड बाय द कंपनी। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं जी कि ये बॉन्ड की ही एक फॉर्म होती है। जिस तरह आप प्राइस बॉन्ड खरीद के पैसे दे देते हैं, इसी तरह आप डिबेंचर खरीद के कंपनी को पैसे दे देते हैं। डिबेंचर एग्जिस्ट एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी that is more secure than investing in a company that is more investing other than the shares. Interest payments must be made by the कंपनी। कहता है जी, दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर वन या मोस्ट सिक्योर सोर्स है आपकी कंपनी का, क्योंकि इसके थ्रू जब भी किया जाएगा इंटरेस्ट की पेमेंट लाजमी की जाएगी। मैंने ये सारी बातें पहले ही समझा दी हैं जी, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे हम इन अदर लेक्चर्स या जब आपकी कोई क्यूरीज आएंगी। ओके जी, अब डिबेंचर्स की डिफरेंट टाइप्स होती है। जिस तरह हमने शेयर्स की टाइप्स पढ़ी थी जी, क्यूमुलेटिव शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके, और बहुत सारी टाइप्स थी जी। ठीक है, अब आ गई आपके डिबेंचर्स की टाइप। वो कहता है जी, डिबेंचर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। समटाइम्स उनको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मॉर्गेज किया जाता है या जो भी किया जाता है, तो सिक्योर्ड होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, नेकेड या बेयर। ठीक है जी, आ जाते हैं जी इसकी टाइप्स की तरफ। सबसे पहली टाइप है जी इसकी सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसका मतलब क्या है जी? पहली बात ये ध्यान में रखें जी कि डिबेंचर आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को कोई क्यों सिक्योर करेगा? लाइबिलिटी को सिक्योर करने की ज़रूरत हमें इसलिए है जी, ताकि अगर किसी ने लोन दिया हुआ है तो उस बंदे को ये गारंटी हो कि अगर कंपनी में कोई भी ड्रॉबैक आता है, कोई भी फॉल डाउन आता है या कोई भी लॉसेस अकर होते हैं, तो कंपनी हमें फिर भी रीपे करेगी। दैट्स द रीज़न कि ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनको किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर किया जाता है। यानी कंपनी कहती है जी, अगर हम पैसे रीपे करने में नाकाम रहे तो आप ये वाले एसेट्स बेच के अपने अमाउंट्स को रिफंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसने कहा डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड या नोन एज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सेकेंड टाइप होगी जी आपकी इसी के वाइस वर्सा, कहते हैं जी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, और इनको नेकेड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। उसने कहा है जी, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी इनका कंपनी के एसेट से कोई लेना देना नहीं होता, आपने इसके अगेंस्ट या इन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखवाई होती। थर्ड टाइप है जी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और बेयरर डिबेंचर फोर्थ वन है जी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। मैं एक दफ़ा समझा देती हूँ, फिर शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। हमने कहा जी आपके पास एक चीज़ है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, यानी उस पर आपकी मलकियत दर्ज होगी, आपका नाम लिख दिया गया, तो इसका मतलब है जी दैट इज़ रजिस्टर्ड वन। सपोज आप गाड़ी है, गाड़ी के कागजात हैं वो आपके नाम ऊपर लिख दिया गया है, तो मीन्स रजिस्टर में आपका इंदराज है या आपके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर की गई है। लेकिन अगर उस गाड़ी के कागजात पे किसी का भी नाम नहीं होगा तो क्या होगा जी? वो जिस किसी के पास गाड़ी होगी वो गाड़ी उसी की मलकियत तस्वर की जाएगी या फॉर द टाइमिंग उसी की कहलाएगी। इसी तरह आपने बैंकिंग में पढ़ी होगी जी, चेक्स के टाइम पे या चेक्स की टाइप्स के टाइम पे आपका एक ऑर्डर्ड चेक होता है और एक बेयरर चेक होता है। ऑर्डर्ड चेक का मतलब ये है जी जिसका नाम लिख दिया जाए और हुक्म दे दिया जाए जी कि ये उसका है। सेम इज़ द केस विद रजिस्टर्ड डिबेंचर, जो किसी शख्स के नाम पे कंपनी में रजिस्टर हुए हों। सपोज अगर कोई भी आदमी है, सलीम, कलीम, किसी के नाम पे आपकी कंपनी ने डिबेंचर देते वक्त लिखा जी कि सलीम एंड सो पर्सन है, वो इतने डिबेंचर्स लेके हमें लोन दे रहा है, तो वो
जिस शख्स के नाम भी उस किताबों में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया होगा वो डिबेंचर उसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। तो उसने कहा जी डिबेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी आर कॉल्ड रजिस्टर्ड, दीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ईजीली, यानी इनको ट्रांसफ़र करना आसान नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उस शख्स की डेथ हो जाती है या वो बेचना चाहता है तो उसको पहले कंपनी के पास जाना पड़ेगा और रजिस्टर में से अपने नाम को हटा के उस शख्स के नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बियरर डिबेंचर भी बिल्कुल बियरर चेक की तरह होता है जी। हु सो एवर इज़ द होल्डर ऑफ दैट चेक, वो उसका मालिक। इसी तरह जिस शख्स के पास ये डिबेंचर्स होंगे वही उनका मालिक कहलाएगा। तो उसने कहा जी दीज आर नॉट रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड देयर ट्रांसफ़र टेक प्लेस मेयरली बाय डिलीवरी ऑफ दीज डिबेंचर, यानी वो किसी और शख्स को पकड़ा देगा तो उनकी मलकियत या उनकी ओनरशिप चेंज होकर उस शख्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद 5th टाइप है जी कन्वर्टेबल और 6th वन है जी नॉन कन्वर्टेबल शेयर। समटाइम्स ऐसा होता है जी कंपनी कहती है आपको हम इंटरेस्ट देते जाएंगे, 10 साल बाद कंपनी सोचती है जी कि अगर ये शख्स चला गया तो हमारा फाइनेंस या कह लें जी हमारे पास पैसा कम पड़ जाएगा, यानी 10 साल बाद 20 साल बाद कभी ना कभी वो डिबेंचर्स उसने वापस करने ही करने हैं। अब क्या हुआ जी कंपनी को एक ख्याल आया, उसने 5 साल बाद ये कहा जी हम आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शेयर्स, यानी वो जनरल पब्लिक से आप पेड अप कैपिटल तो ले नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन ये है जी कि डिबेंचर्स को ही कन्वर्ट कर दे इनटू शेयर्स ताकि वो लोग पैसे वापस ना मांगे। अब होगा फ़ायदा क्या होगा जी कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जो उसको इकट्ठा 10 लाख या 20 लाख रुपया वापस करना था अब उसको वो भी नहीं देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो कि उसको पे करना कंपल्शन थी अब उस इंटरेस्ट की बजाय वो डिविडेंड देगा। और डिविडेंड की कंडीशन ये है जी कि अगर प्रॉफिट होगा या उसके पास कोई रिजर्व है तो ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, कंपनीज अपने आप को सिक्योर करने के लिए या अपने पैसे बचाने के लिए ये तरीका भी इख्तियार करते हैं। तो उसने कहा जी डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आफ्टर देयर मेच्योरिटी आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और ऐसे डिबेंचर्स जिनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता दे आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब आते हैं जी एंट्रीज पे फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर। उससे पहले हम ये देखेंगे जी कि हमने पढ़ा था कि शेयर्स इशू करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं या डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन आपकी इशुएंस ऑफ डिबेंचर का कोई प्रोसीजर नहीं है। सिंपली कंपनीज अनाउंस करती हैं या ऑफ़र करती हैं जी कि हम अपने डिबेंचर्स बेच रही हैं, जो कोई ख़रीदना चाहता है आके ख़रीद ले। तो इसमें सिंपली ये होता है जी कि आप जाएंगे बैंक में पैसे जमा कराएंगे और डिबेंचर लेके घर आ जाएंगे। दैट्स द रीज़न कि मैंने इसका कोई प्रोसीजर नहीं लिखा, सीधा मैं प्रॉब्लम पे आ गई हूँ या मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्योंकि आपके डिबेंचर्स के केस में सिर्फ़ और सिर्फ मेरली कह लें जी एक ही स्टेप होता है और वो होता है जी इशुएंस का। और इशुएंस के लिए मैं बता देती हूँ जी कौन सी होती है। आपने बैंक में पैसे जमा कराने हैं। अब आप कंपनी के क्या हैं जी लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती हैं। अब लाइबिलिटी किस नाम से होगी, वो कहता है जी जो भी डिबेंचर होगा या जिस नाम से भी वो डिबेंचर होगा। अब कंपनीज को साथ पता नहीं ये प्रॉब्लम है या क्या लें जी इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि वो नाम रखती हैं 5% डिबेंचर्स, 20% डिबेंचर्स या सो ऑन, इस तरह करके वो अपने डिबेंचर्स के नाम रखती हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है जी, हो सकता है उन पे ये इंटरेस्ट हो या वैसे रैंडमली कोई उठा के नाम देते 1% डिबेंचर 2%। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये होते हैं जी सिर्फ और सिर्फ नाम, जिस तरह आपने किसी शख्स का नाम रख दिया बिना सोचे समझे, इसी तरह कंपनीज अपने डिबेंचर्स का नाम रखती है 5% डिबेंचर 20% डिबेंचर। बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स वो कहते हैं जी हो सकता है कि ये 5% डिबेंचर का नाम रखने का मकसद ये हो कि इन डिबेंचर्स पे 5% इंटरेस्ट होगा, या जिनका नाम 20% डिबेंचर्स होगा इसका मतलब ये है जी उस पर 20% आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ओके जी, इशुएंस ऑफ डिबेंचर के लिए हम एंट्री देख रहे थे। मैंने कहा कि जी आप बैंक के पास जाएंगे, पैसे जमा कराएंगे और कंपनी आपको डिबेंचर्स इशू कर देगी। अब जब डिबेंचर इशू होगा और वो आपकी लाइबिलिटी बनेगा, तो लाइबिलिटी मैंने क्या कहा जी क्रेडिट होती हैं। तो बैंक अकाउंट टू जो भी आपका 20% डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
अभी डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या है जी कि ये आपकी लायबिलिटी है, अमाउंट जितनी भी होगी वो आप उस हिसाब से लिख लेंगे। दिस इज़ ओनली वन एंट्री जो कि हर केस में होगी। हाँ, इशुएंस ऑफ क्या लें जी प्रीमियम या इशुएंस ऑफ डिस्काउंट के केस में इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम भी शामिल हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जी, वो इसी तरह होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या क्या लें जी एग्जाम्पल दी हुई है। वो कहता है जी पास द जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कहता है जी इशुएंस ऑफ 20, यानी उसका सिनेरियो है इशुएंस ऑफ 20,000 10% डिबेंचर्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹100। सेकेंड सिनेरियो है जी इशुएंस ऑफ 20,000 12% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹10, और इशुएंस ऑफ 5,000 15% डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ ₹100। तो हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज में ये एंट्रीज पास करनी है। समटाइम्स वो एक ही क्वेश्चन में तीनों सिनेरियोज पूछ लेता है, सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहीं पे इसी के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से आपके वो क्वेश्चन में या पेपर में आपसे कहता है। फर्स्ट एंट्री है जी इशुएंस ऑफ 20,000 10% डिबेंचर्स। मैंने कहा 10% डिबेंचर्स का मतलब ये सिर्फ उसका नाम है। एट पार वैल्यू ऑफ ₹100। हमने एंट्री क्या पास की थी जी बैंक अकाउंट टू, मैंने यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करके 10% डिबेंचर कर देते हैं। अभी मैं रफ में बता रही हूँ इसकी वैल्यू कैसे डिटर्मिन करनी है, फिर हम इसको नीटली वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके जी, शेयर्स कितने हैं, सॉरी डिबेंचर्स कितने हैं जी 20,000, पार वैल्यू कितनी है ₹100। यहाँ पर भी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 20 लाख, यानी कंपनी ने 20 लाख रुपए का कर्जा इकट्ठा किया है थ्रू डिबेंचर्स। अब जर्नल सेम वैसे ही जी जैसा फॉर्मेट हम पहले पढ़ते रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे जर्नल डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा जी आपका लेजर फोलियो का कॉलम, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ओके जी, फर्स्ट सिनेरियो में हमने जो एंट्री पास करनी है वो लिख लेते हैं जी। डेट्स अभी नहीं है, सो इग्नोर दैट कॉलम। हमने क्या कहा जी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ हम लिख देंगे जी इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट पार। इसमें हम अमाउंट लिखेंगे जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और सेम आएगी आपकी लाइबिलिटी साइड पे, तो यहाँ आपकी अमाउंट आ गई 20 लाख। सेकेंड सिनेरियो है जी इशुएंस ऑफ 20,000 12% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 10%। अब सबसे पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कहता है जी पार वैल्यू 10 है, 10% ही उस पर डिस्काउंट है, यानी अब आपकी चीज़ कितने की बिक रही है 10 - 1, यानी आपका 10 रुपये का डिबेंचर आप 9 रुपये में ऑफ़र कर रहे हैं। 10 रुपये में कोई भी लेने को तैयार नहीं था। सेम एंट्री होगी जी, डिफरेंस कहाँ आएगा आपके डेबिट कॉलम में। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जी, अगर आपको इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार की वैल्यू याद हो या एंट्री याद हो तो उसमें भी हम करते थे जी बैंक अकाउंट टू, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर देते थे क्रेडिट में, और यहाँ हम लिखेंगे 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब ये एंट्री होगी जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी बैंक में कितने पैसे आए हैं 9 रुपये के हिसाब से। आपके डिबेंचर की असल वैल्यू कितनी थी 10 रुपये। जिस तरह हम शेयर कैपिटल को हमेशा उसके पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, इसी तरह हमने डिबेंचर होल्डर को भी पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है।
सो दिस वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट 2 लाख। ये बन जाएगा जी आपका 1,80,000। और डिफरेंस अब जो आया वो कहता है जी 2 लाख रुपया इधर है, 1,80,000 इधर है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, डिस्काउंट। हम सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन जो भी है आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खाली डिस्काउंट लिख लें तो वो भी वैलिड है। चलें जी, याद रखने के लिए या उसको तो यहाँ हम करेंगे जी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और ये होगा जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपये का, तो हम करेंगे जी 20,000 रुपया। तो ये 2 लाख और 2 लाख इक्वल आ गए। ओके जी, थर्ड सिनेरियो है हमारा इशुएंस ऑफ 5,000 15% डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 100। तो पार वैल्यू निकालने के लिए भी हम यही करेंगे जी। उसने कहा है 10% प्रीमियम, तो 100 का 10% निकालेंगे जी, वो कितना आएगा आपके 10 रुपीज़। यानी अब आपकी 100 रुपये की चीज़ आप 110 रुपये में बेच रहे हैं। सो सेम एज आपके शेयर कैपिटल की तरह या शेयर्स की तरह इसको भी डिस्काउंट पे हम यहाँ हम लिख देंगे जी इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स या इशुएंस एट डिस्काउंट। कुछ भी लिख दें, नरेशन को खाली मत छोड़ा करें जगह को, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ओके जी, थर्ड और लास्ट एंट्री क्या होगी, जिसने कहा जी इशुएंस ऑफ 5,000 15% डिबेंचर्स एट 10% प्रीमियम। हमने 10% प्रीमियम निकाला तो वैल्यू कितनी आई जी 110 रुपये। अब कहता है जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं 5,000 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, और हर डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 110 रुपये। आपके जो 15% डिबेंचर होल्डर अकाउंट है उसमें असूली तौर पे कितने पैसे आने चाहिए थे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएंगे ऑलमोस्ट 5 लाख जी। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 5 लाख। लेकिन आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, 5,50,000। यानी आपको 5 लाख के बजाय 5,50,000। तो अकाउंटेंट ये कहते हैं जी कि ये जो 5,50,000 और क्रेडिट में 5 लाख, तो जो 50,000 का डिफरेंस है वो कहाँ गया, तो हम कहते हैं जी दिस इज प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स। तो वो किस तरह से निकलेगा, कितने डिबेंचर्स थे जी 5,000, हर एक पे कितना प्रीमियम या प्रॉफिट दे रहे थे हम 10 रुपये। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 50,000। सो योर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड्स आर इक्वल। अब एक दफ़ा ध्यान से इसको देख लीजिए जी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बाद में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये इस तरह से ज़्यादा ठीक नज़र आ रहा है। ओके जी, यस, इशुएंस एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा जी कि हमने डिबेंचर्स इशू तो कर दिए हैं, जिस टाइम पे हमने वापस लेने हैं, यानी कंपनी ने, हमसे मुराद कंपनी, अकाउंटेंट कभी भी एज ए इंडिविजुअल पर्सन नहीं सोचते, वो एज अ कंपनी अपने आप को सोच रहे थे। तो वो कहता है जी जब भी कंपनी ने वापस करने हैं तो कंपनी ने क्या एंट्रीज करनी है, अब हम वो देख लेते हैं। ओके जी, रिडम्पशन के लिए भी अब क्या होगा जी, सिंपली जिस तरह हमने इशुएंस की एंट्री पास की थी, आपकी रिडम्पशन की भी एक एंट्री ही होगी। अब डिफरेंस कहाँ है जी, पहले उसने बैंक में पैसे भेजे थे और आपने उसको डिबेंचर इशू करके अपनी लायबिलिटी बना लिया था। सिंपली अब क्या होगा जी, 20 साल बाद या 10 साल बाद वो आएगा, आपको आपका डिबेंचर वापस करेगा और पैसे लेके चला जाएगा। तो अब एंट्री क्या होगी जी, रिवर्स कर देंगे 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी वही एंट्री जो आप पहले कर रहे थे उसी को रिवर्स कर देंगे और डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ओके जी, अब रिडम्पशन की एंट्रीज भी वो आपको इस तरह से देगा कि खाली रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं होगी, वो आपको हमेशा इशुएंस की और रिडम्पशन की एंट्रीज सेम सिनेरियोज में देगा।
यहाँ प्रॉब्लम मैंने लिखी है जी, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग केसेस इफ द कंपनी इशूज 20,000 10% डिवेंचर्स, और सिनेरियो ए है जी इशूड एट पार है एंड रिडीमेबल भी एट पार है। सेकेंड सिनेरियो है जी इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी आप पार पे इशू कर रहे हैं। इशूड एट डिस्काउंट एट 10% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। लास्ट सिनेरियो है जी इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। एक बात और याद रखिएगा जी कि कोई आपकी चीज़ डिस्काउंट पे ख़रीद तो लेगा लेकिन डिस्काउंट पे वापस नहीं लेगा। मींस आपकी इशुएंस ऑफ डिबेंचर 3 प्राइसेस पे हो सकती है, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन के केस में हमेशा याद रखिएगा रिडीम करते हुए, यानी आपसे मैंने पैसे लिए, आप मुझे ये कहेंगे जी 5 की बजाय 10 ले लें, 5 की बजाय 5 ले लें, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी जी कि 5 के बदले में मुझे 4 वापस कर दें, क्योंकि मैंने आपको उधार दिया था या लोन दिया था। तो अब कंपनी को वो ये लोग कहते हैं जी, ये जनरल पब्लिक कहती है जी कि हमें या तो पार वैल्यू पे वापस करें या फिर हमें प्रीमियम पे वापस करें, यानी अगर 100 रुपये का था तो 100 रुपये ही वापस करें, नहीं तो 105 या इससे ज़्यादा वापस करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है जी। फर्स्ट एंट्री है आपकी इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। जर्नल का आपने फॉर्मेट वही है जी, ऊपर जर्नल लिखना है, मैंने यहाँ फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे जी डेट, इधर आएंगी आपकी पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा आपका लेजर फोलियो का कॉलम, और लास्ट 2 कॉलम्स हैं अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट के। तो आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिख लें। अब आपको समझाने के लिए मैं हर एंट्री या हर एक सिनेरियो की 2 डिफरेंट एंट्रीज करूँगी। सिनेरियो 1, डेट के कॉलम की जगह मैंने सिनेरियो 1 लिख दिया। इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी पार पे ही इशू हुआ है और पार पे रिडीम हुआ है। कितने शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे 20,000 और 10% डिबेंचर्स उनका नाम है। तो जब इशू करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे जी, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब कितने शेयर्स हैं जी, 20,000। पहले सिनेरियो में हम पार पे इशू कर रहे हैं और पार वैल्यू उनकी क्या है जी 100। सपोज हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 100, मैंने यहाँ नहीं मेंशन की तो पार लिख लें ₹100 पे। ठीक है जी, हमने ₹100 ले ली तो 20,000 शेयर्स एट ₹100 पार के हिसाब से जाएंगे, तो उसने 20 लाख के डिबेंचर्स इशू किए। अब मैं यहाँ नरेशन नहीं दे रही जस्ट बिकॉज ऑफ के ये 20 लाख हो गई जी अमाउंट। यहाँ आप नरेशन में कुछ भी लिख दें, इशूड एट पार लिख दें या कुछ भी लिख दें। यही डिबेंचर्स आपने जब वापस करने हैं तो अब क्या होगा जी, अब आप अपने डिबेंचर्स वापस ले लेंगे और बैंक में पैसे ख़त्म हो जाएंगे, यानी आपके बैंक से पैसे चले जाएंगे। मैं तो बार बार कह रही हूँ जी, डिबेंचर होल्डर्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होंगी क्रेडिट होंगी, बैंक आपका एसेट है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट होगा। अब जब इस एंट्री में ये रिवर्स हो रही हैं दोनों चीज़ें, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं जी, डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट। आपका डिबेंचर होल्डर पार पे ही जा रही है, यानी आपकी 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में या 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में वापस जा रही है, तो हम क्या करेंगे जी 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इसकी मैं यहीं कर लेती हूँ जी, 20,000 के डिबेंचर्स थे और पार वैल्यू थी उनकी 100 रुपये, यानी अब आपने 20 लाख रुपया ही उनको वापस दे दिया है। पहला सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसने पहली एंट्री में लिखा जी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरी एंट्री में उसने कर दिया डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। सेकंड सिनेरियो क्या है जी, हमारी थर्ड एंट्री हमने कैसे करनी है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये एंट्री हो सकती है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ जी 5% प्रीमियम है। असल में प्रॉब्लम की बजाय मैंने आपको एंट्री सिखानी थी, ऊपर लिखा गया तो इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। हो गया जी इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब है जी हमने जब इशू किया था तो हमने पार पे ही दिया था, यानी बैंक अकाउंट टू
10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट 20,000 थे, हमने 100 रुपये के इशू किए तो ये भी 20 लाख अमाउंट हुई। यहाँ तक आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब रिडम्पशन कर रहे हैं, जब हम वापस दे रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, कहता है जी अब वापस करते टाइम हमें 5% इंटरेस्ट लग गया या 5% प्रीमियम देना पड़ गया। अब 100 रुपये का 5% प्रीमियम से मुराद है जी 5 रुपये, यानी अब आप 100 रुपये की चीज़ के बदले में कितने पैसे दे रहे हैं, 105 रुपये। अब होगा क्या जी, रिडम्पशन के लिए मैंने कहा डिबेंचर होल्डर को आपने हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, पार पे ही। ये लें जी, ये हो गया डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये रिडम्पशन की एंट्री है। बैंक अकाउंट आ गया साथ में, मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ रही हूँ। ओके जी, बैंक में से पैसे चले गए। अब वो कहता है जी बैंक में से पैसे गए हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105 रुपये के हिसाब से। इनकी वैल्यू कितनी रही, 20,000, और कहता है जी ये तो था ही 100 रुपये का, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने पैसे वापस किए हैं। यानी अब आपने 100 रुपये की चीज़ के बदले 105 रुपये वापस कर दिए। हुआ क्या, टोटल कितने गए पैसे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो ये बन गया 21 लाख। पहले 20 लाख था, अब ये क्या बन गया, 21 लाख। और यहाँ पे ये कितने हैं, 20 लाख ही। तो कहता है जी वो जो 1 लाख रुपया आपने एक्स्ट्रा पे किया है उसको हम कहते हैं जी लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या लॉस ऑन रिडम्पशन कहेंगे जी। कितने डिबेंचर्स थे आपके, 20,000। हर डिबेंचर पे आपको कितना लॉस हुआ है, 5 रुपये का, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 1 लाख रुपए। ये दूसरे सिनेरियो के जी, इशू आपने पार पे किया था, रिडीम करते वक्त आपने किस पे किया है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे जब रिडीम होगा तब आपका प्रीमियम प्रॉफिट नहीं होगा, तब आपका प्रीमियम लॉस होगा। यानी आपने 100 रुपये की चीज़ बेची थी, सॉरी ख़रीदी थी, अब आपको वापस करते हुए 105 रुपये की पड़ रही है, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है, कंपनी को वो लॉस है। उसने 105 रुपये की चीज़ या 100 रुपये की चीज़ 105 में वापस की है। यानी उसने ख़रीदी 100 रुपये की थी, ख़रीदी भी नहीं थी, बेची 100 रुपये की थी, आप वापस ख़रीदते हुए उसको 105 रुपये देने पड़े। यानी ये जो 5 रुपये हैं, ये इसको प्रीमियम और रिडम्पशन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का एक्सपेंस होगी या लॉस होगी, दैट्स वाई हम इसको डेबिट कर रहे हैं। ओके जी, थर्ड सिनेरियो है जी इशूड एट 10% डिस्काउंट और रिडीमेबल है एट 5% प्रीमियम। क्या है जी, 10% डिस्काउंट पे उसने इशू किए हैं और 5% प्रीमियम पे रिडीम कर लिए हैं। और लास्ट सिनेरियो मैं ये इसलिए लिख रही हूँ जी, आई हैव टू फोल्ड द पेज, नहीं तो फिर सही तरह से नज़र नहीं आएगा। और फोर्थ सिनेरियो है जी 5% प्रीमियम पे इशू किए हैं और 10% प्रीमियम पे वापस कर रहा है। ओके जी, थर्ड आपकी जो ट्रांजैक्शन है, ये थर्ड सिनेरियो, उसमें सबसे पहले क्या है जी, इशूड एट 10% डिस्काउंट। नाम क्या था जी डिबेंचर्स का, 10% डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट कितना है जी 10%। ये देखिए 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है। सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे इशुएंस की। तो इशू करते हुए उसने जो एंट्री पास करनी है वो है जी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है जी वो 90 रुपये में दे रहा है 100 रुपये का, तो 20,000, ये बनेगा आपका 18 लाख। यहाँ आपका सिनेरियो में यही आएगा जी 20 लाख। तो वो कहता है जी 2 लाख का डिफरेंस है इशू करते हुए, वो कहाँ गया, वो उसका डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट अकाउंट में हम लिख देंगे जी 10 रुपये का डिस्काउंट है और 20,000 शेयर्स हैं, तो ये 2 लाख रुपए।
ये एंट्री सेम है। अब इसकी रिडम्पशन के टाइम पे जब उसने कहा जी 5% प्रीमियम पे रिडीम करेगा, तो वो थोड़ा कह लें जी सिनेरियो और है। हमने कहा जी रिडीम करते वक्त आप ये 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट सेम इसी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। मैं डिबेंचर अकाउंट लिख रही हूँ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट लिख लें, यानी ये 20,000 डिबेंचर्स थे और 100 रुपये का एक था, तो ये 20 लाख से ही डेबिट हुआ। अब वापस किया है बैंक में पैसे, बैंक में से कितने थे जी, उसने कहा जी उसने 5%, यानी अब वापस कर रहा है वो 105 रुपये के हिसाब से। तो कितने का पड़ा उससे, 21 लाख रुपया वापस करना पड़ा। तो वो जो 100 रुपये या 1 लाख रुपये है वो फिर से क्या हो गया, लॉस ऑन रिडम्पशन। ये लॉस अकाउंट जो भी कर लें, आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ये इशुएंस की एंट्री, ये रिडम्पशन की एंट्री। सम टाइम्स आपका कुछ बुक में होता है वो क्या होता है जी, उन्होंने इकट्ठा कर दिया होता है, हर वो एंड पे क्या करते हैं जी, वो ये लॉस ऑन रिडम्पशन और ये डिस्काउंट दोनों को मिक्स अप कर देते हैं। लेकिन आपके लिए अभी ये समझना ज़रूरी है जी कि इस एंट्री को किस तरह से करना है। लास्ट सिनेरियो था जी इशूड एट 5% प्रीमियम एंड 10% डिस्काउंट। इसकी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रही हूँ, या कह रही हूँ जी कि ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने ये लास्ट एंट्री खुद से करनी है और देखना है जी कि आपको ये समझ आती है या नहीं। इशू भी प्रीमियम पे होगा और साथ ही साथ रिडीम भी प्रीमियम पे होना है। दोनों की डिफरेंट एंट्रीज होंगी, ये आपका होमवर्क है जी, छोटा सा है, 2 एंट्रीज होंगी मेरे ख्याल से 3-3 लाइन्स की। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। हाँ, अगर समझ नहीं आती तो फिर मुझे इन्फॉर्म लाजमी कीजिएगा। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या लें जी, वाइंडिंग अप लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक के। ये हमने पढ़ लिया जी डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। अब हमने वाइंड अप करते हुए ये देखना है जी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करती है। तो हमने लास्ट जो 2 लेक्चर्स हैं, इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने यही देखना है जी, और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।